नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बिहार झारखंड की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। रांची में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते अधिकारी, अनदेखी कर दफ्तर में आंदोलन करने की कही बात। नाराज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, सरकार पर मशाल जुलूस निकालते हुए लगाया गंभीर आरोप। बिहार में कोयला तस्करी के साथ साथ नशा तस्करी भी चरम पर। बंगाल बिहार सीमा पर 21 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद। ललमटिया में कोयले के अवैध तस्करी जारी, बेखौफ हुए कोयला तस्कर, प्रशासन के सामने हो रही है तस्करी। और हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने चोर के 27 मोबाइलों को किया बरामद। मोबाइल की कीमत बताई जा रही है 5 लाख रुपए। झारखंड कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। राजेश ठाकुर प्रदेश में आपको बता दें अध्यक्ष बने हैं और संगठन के बदलाव के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड के अधिकारियों को सीधे तौर पर सचेत किया है। उन्होंने झारखंड के अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि अधिकारी सुधर जाए। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात अधिकारियों को द्वारा नहीं सुनी जाती है तो हम उस अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, आरपीएन सिंह ने कहा है कि मैं खुद उस अधिकारी के दफ्तर जाने का काम करूंगा। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनी है और ऐसे में सरकार से काफी उम्मीद है, पर अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। इसी के लेकर आरपीएन सिंह ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को सचेत किया है और यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे को कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे, उनका यह कहना है। साथ ही अधिकारी सचेत हो जाए और कार्यकर्ताओं की जरूर सुने। आइए आपको सुनाते हैं आरपीएन सिंह ने वही धमकी भरे लफ्ज। साफ तौर से सचेत करना चाहता हूं कि ये सरकार झारखंड के वासियों के बेहतरी के लिए हमारे कार्यकर्ता आज अधिकारियों के पास लेके जाते हैं। कोई भी अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो जितने संगठन के लोग हैं उसके दफ्तर में जाके उनको बताने की काम करेंगे और इनसे नहीं सुनते हैं तो मैं भी वहां जाने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार पाते हैं तो हमारे संगठन के लोग उस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, उसके उठाकर उसको उजागर करेंगे। साफ तौर से सचेत करना चाहता हूं कि ये सरकार झारखंड के वासियों के बेहतरी के लिए हमारे कार्यकर्ता आज अधिकारियों के पास लेके जाते हैं। कोई भी अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो जितने संगठन के लोग हैं उसके दफ्तर में जाके उनको बताने की काम करेंगे और इनसे नहीं सुनते हैं तो मैं भी वहां जाने का काम करूंगा। अफगानिस्तान के मामले पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के द्वारा लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है वह हकीकत नहीं है। तालिबान के द्वारा यह आजादी की लड़ाई है, आजादी सबको पसंद होती है। अमेरिकी फौज वहां पर लोगों का शोषण कर रही है और महिलाओं को परेशान कर रही है। विधायकों के बयान पर कांग्रेस मुंह कर गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कहना है कि कांग्रेस देश को बांटने की सोच रखती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान और तालिबान वहां पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है। वहां आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहां ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं। वहां ये अमेरिकन फोर्स वहां जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में, ये बिल्कुल गलत है। चली गई अमेरिकी सेना, तब चली गई ना।
देखिए मैं किसी भी जनता पर जुल्म होगा उसका समर्थन मैं करूँगा। कांग्रेस के चलते ही कांग्रेस इस देश का आजादी के बाद इस कांग्रेस के चलते ही देश का विभाजन हुआ। अब आज वो चरित्र फिर से दिख रहा है तालिबान के संदर्भ में, तालिबानी के बारे में। ये देश की जनता को ठगने वाली सरकार पार्टी है। कौन सा कांग्रेस और कांग्रेस का चरित्र है कि कांग्रेस का आदमी उसका भर्त्सना नहीं कर रहा। देश के दुश्मन है ये जो कांग्रेस के जो विधायक है जो तालिबानी के बारे में जो टिप्पणी किया, समर्थन किया। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां पर आपको बता दें कि पाकरटांड में और बांसजोड़ प्रखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। पाकरटांड कार्यक्रम में उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने केंद्र मंत्री को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ज्ञान का मंदिर का निर्माण जिले के सभी 10 प्रखंडों में किया जाएगा। वहीं उन्होंने बांसजोड़ के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर शिलान्यास के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन उन्होंने जनता के बीच आकर शिलान्यास करना उचित समझा। ग्रामीण क्षेत्र में अतिथि व्यक्ति को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इस संकल्प को पूरे करते हुए सरकार ने शिक्षित गांव समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकलेंगे। देखिए, आपको जैसे बताया गया कि इस सिमडेगा जिला में 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय दृष्टि के साथ बन रहा है कि सभी राज्यों के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी शिक्षा मिले, जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा मिले और वो नेशनल लेवल में अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करें, हर कंपटीशन में वो सफल हो। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति फुलवरिया बाजार बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर 9431282668 7763039050। सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाद, नौलखा मंदिर के पास, सरवा रोड, देवघर। पीएमसीएच पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और घर की दवाई मुफ्त में दी जाती है। दूरबीन के द्वारा मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल।
सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र में दिग्गजों ने श्रद्धांजलि के बीच बीजेपी नेता हंगामा करते रहे। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने को लेकर बीजेपी सदन में हंगामा करते रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने इस शोरगुल में ही बीच सभी दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही सदन में बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शोक संदेश पढ़ने के दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को शोक संदेश पर बोलने के लिए समय नहीं देने पर बीजेपी विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के इस व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जबकि विपक्षी दल के सचेतक और विधायक विरची नारायण ने कहा कि बेहतर होता कि मेरी जगह हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से शोक संदेश पढ़ाया जाता। माननीय स्पीकर साहब, और उसी में इन लोगों ने टिकट टिप्पणी शुरू कर दी। फिर उसके बाद तो भी शांत हुआ। फिर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे उसी तरह। ये परंपरा का शुरुआत नहीं होनी चाहिए। और सोमवार से फिर हाउस रेगुलर चलेगा लगातार 4 दिन। मैं सभी विधायक से अपेक्षा करूंगा और अनुरोध भी करूंगा, जो जन मुद्दे के समस्या उठे और उसका निष्पादन हो। जो हुआ वो उसी का एक रूप था। अच्छा होता कि मुझे न पढ़वा कर हमारे नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी को अगर बुलवाया जाता और शोक प्रस्ताव पढ़वाया जाता तो कहीं कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना था कि हमारे नेता बाबूलाल जी आप उनसे पढ़वाइए। तो इसमें गलत क्या था? वो गलत कर रहे हैं, उनको माना चाहिए। अब आप ही बताइए। मैं आपके समक्ष एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि बाबूलाल जी मान रहे हैं कि बाबूलाल जी अभी जेवीएम में ही है। प्रदेश माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मान रहे हैं। बंधु तिर्की सब जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। तो बंधु तिर्की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। अब शोक प्रस्ताव जेवीएम के नेता के रूप में प्रदीप यादव जी को पढ़ाया जा रहा है। तो ये अध्यक्ष जी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? ये भी अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए। ये भी पहले सदन में कभी देखने को नहीं मिला। बहरहाल सदन में हंगामे के बीच एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा गर्म हो गया। विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है कि जब बंधु तिर्की को जेवीएम का नेता नहीं मानते हुए कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता क्यों नहीं माना जा सकता? खुद बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर ये तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जेवीएम का विधिवत बीजेपी में विलय हो चुका है, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष जेवीएम पार्टी को मिस्र की पिरामिड की तरह ताबूत में जिंदा रखे हुए हैं। देखिए, मेरा कहना है कि किसकी ओर से पढ़ा जाना यह महत्व का विषय नहीं था। ढंग से विधानसभा के अध्यक्ष जो बर्ताव कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। भाई, आज भी मिस्र में जैसे पिरामिड में मुर्दा को रखा, वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष ने जेवीएम को उस पिरामिड में बना करके रखा है। भाई, कांग्रेस पार्टी में जब 2 विधायक ज्वाइन कर, वो लोग कांग्रेस पार्टी के को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और झारखंड विकास मोर्चा तो विधिवत भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी। और 1.5 साल से अधिक समय हो गया विधानसभा अध्यक्ष ने उसको ताबूत में जेवीएम को जिंदा रखा हुआ है। स्वाभाविक है कि विधायकों का उस पर नाराजगी होना कि भाई आखिर आप कोई कानून सम्मत करेंगे ना, उसी आप परंपरा को यहाँ विकसित कर रखा है।
इधर बंधु तिर्की ने सदन में हंगामे को लेकर कहा है कि सदन के सदस्यों को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आज दिवंगतों के लिए शोक संदेश पढ़े जाने थे। आज विरोध और हंगामे का दिन नहीं था। ऐसे आचरण से बीजेपी को बचना चाहिए। जेएमएम के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी विपक्ष के इस हंगामे को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। हमें आज तो शोक संदेश का समय था। जैसे विनोद सिंह को अवसर मिला तो उन्होंने सारी बातों को उन्होंने सदन में रखा, तो उसी तरह से मौका जिसको अवसर मिलता तो उसी में इस बात को भी रख सकता था। लेकिन इस तरह का आचरण करने से ये सदन आसन का अवमानना की तरह है। मैंने एक तरफ से ये ठीक नहीं, उसे उसका गरिमा पर ठेस पहुंचता है। इसलिए हमें स्वयं अपने आप को हमको इसमें संयमित तरीके से हमको स्वयं इसमें सोचना चाहिए और ऐसा कोई भी आचरण नहीं किया जाना चाहिए। जो इस तरह की परिपाटी या परंपरा शुरू करना ये अपने आप में माने कि बहुत दुखद बात है। और जैसे आज जिस तरह के जो जैसे महान महान हस्तियों को हमारे जिस तरह पत्रकार साथी हमारे मारे गए, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग भी हमारे गए यहाँ पर सामाजिक से लेकर के साहित्यिक तक, उन लोगों को एक ठो ढाढ़स मिलता है। लेकिन इस तरह से हाउ कर देने के बाद में तो ये अच्छा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको भारत के संविधान में आस्था नहीं है, संसदीय परंपराएं और संसदीय रवायतों के खिलाफ हर समय कदम उठाते हैं। यह आपने बिल्कुल सही कहा कि सदन का पहला दिन पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि के दरमियान दिवंगत हुए लोगों के शोक प्रस्ताव का होता है और इस दिन पहले दिन हाउस कोई भी बिजनेस नहीं करता है। और यदि राजनीतिक लाभ के लिए, ओछी राजनीति के लिए विपक्ष के सदस्य संसदीय परंपराओं का अवहेलना कर रहे हैं तो दुखद विषय। बहरहाल विधानसभा के मानसून सत्र में दिवंगतों को श्रद्धांजलि के बीच ही बीजेपी हंगामा करती रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस शोरगुल के बीच ही सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो चला। लिहाजा देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या मानसून सत्र सफलतापूर्वक चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक सवाल इस दौरान ये भी है कि क्या बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा या फिर एक बार सदन बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चलेगा। सहयोगी कुणाल और अभिषेक राजवंशी के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजमहल कोल परियोजना ECL ललमटिया में शाम ढलते ही कोयला तस्करों का गौरव धंधा शुरू हो जाता है। कोयला तस्करों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि बेखौफ होकर प्रशासन के सामने ही अवैध कोयले की निकासी होती है। प्रशासन के सामने ही कोयला बिहार राज्य से ले जाया जाता है, जिससे कोयला में लूट की सुविधा राजस्व को हानि पहुंचती है।
शुक्रवार की शाम को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक से झंडा चौक तक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस झारखंड सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निकाला गया। आंदोलनकारी आपको बता दें संघर्ष मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि अथक प्रयास से झारखंड अलग राज्य बना है, लेकिन उनका अब तक कहीं भी नाम नहीं है। सरकार की ओर से कोई सर्टिफिकेट या कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन से जिन लोगों ने अपना पूरा ताकत लगाया इस राज्य अलग करने में, आज उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, हेमंत सरकार जो है निश्चित रूप से इसका पूरा समय मिला, मगर अभी तक आंदोलनकारी लोगों को सही से चिन्हित नहीं करके और उनका जो मांग है यहाँ के आंदोलनकारी की, भाई जो लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उनको जो शहीद हुए उनके परिवार को डायरेक्ट नौकरी मिलना चाहिए, और जो पेंशन जो इन्होंने कुछ चिन्हित करके जो दे रहे हैं वो बहुत कम है। बिहार में कोयला तस्करी के साथ साथ नशा का तस्करी भी चरम पर है। आए दिन नशा तस्करी की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे ही एक खबर बिहार बंगाल की सीमा के पास किशनगंज से सामने आई है, जहां नशा तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नशीले पदार्थ की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। ওখানে হিউজ পরিমাণে ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে, এর মধ্যে প্রায় 14,000 বটল ফেন্সিডিল পাওয়া গেছে। তো যে লোকটাকে ধরা হয়েছিল তার ছেলেও আগে এনডিপিএস কেসে আগে ধরা হয়েছিল। এই লোকটা হচ্ছে দোকানটা আছে কিশনগঞ্জে, মেডিসিন শপ চালায়। তো অন্য মেডিসিনের সঙ্গে এটা লুকিয়ে ফেন্সিডিলও আনছিল। তো সে আমাদের এখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তো ওটা আমরা দেখেছি। তারপরে চেকিং করাতে ওর সঙ্গে অন্য মেডিসিনও পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে অন্য মেডিসিনের সঙ্গে প্রায় 14,000 বটল, যে ডিটেলসটা আপনাদের সঙ্গে আমি আগে শেয়ার করেছি সেই বটলগুলো ওখানে পাওয়া গেছে। তো একটা স্পেসিফিক এনডিপিএস একটা আমরা কেস করে আজকে কোর্টে তুলছি। তারপরে हजारीबाग में पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर विराम लगाया है। पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 27 मोबाइल को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि रिकवर किए गए मोबाइल की कीमत करीब 5,34,000 रुपए के आसपास है। तो हम लोगों ने एक अभियान हाथ में लिया था, ये आज का नहीं, करीब 2-3 महीने पहले इसको हम लोगों ने शुरू किया। आम आदमी के जो मोबाइल गुम हुए हैं, पूरे जिला से हम लोगों ने एक ब्यौरा संकलित किया। उस ब्यौरा का जब हम लोगों ने अवलोकन किया और उसके ऊपर जब टेक्निकल सेल ने हमारे काम किया, तो हम लोगों ने पाया कि बहुत सारे मोबाइल ऐसे कंडीशन में जिसको हम लोग इजीली रिकवर कर सकते हैं, या कुछ झारखंड में कुछ राज्य के बाहर भी है, उनको भी हम लोग थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें बरामद कर सकते हैं। तो हमारे टेक्सेल के डीएसपी साहब है आरिफ इकराम साहब, उनके नेतृत्व में टेक्सेल ने एक बहुत शानदार कार्य किया है। बिहार के 17 जिले बाढ़ की मार झेल रही है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिहार हर साल बाढ़ को झेलता है और हर बार बाढ़ से बचने के लिए सरकार के पास मास्टर प्लान बनी है। क्या इस सवाल का जवाब देते हुए बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ को लेकर सिर्फ अपना इशू रखता है तो सीएम नीतीश कुमार इसको सॉल्व कर दिए होते। लेकिन नॉर्थ बिहार में 75, आपको बता दें 76% एरिया फ्लड अफेक्टेड है, जहां ऊपर से पानी आता है। नेपाल बहुत दिन से तय है कि हाई डैम बनाता है, जिसके लिए 2004 में ऑफिस खुला हुआ है डीपीआर बनने के लिए, लेकिन 17 सालों में डीपीआर नहीं बन पाया है। बिहार का अगर अपना सिर्फ इशू रहता तो अभी तक नीतीश कुमार जी सॉल्व कर दिए रहते, लेकिन नॉर्थ बिहार में जो 76% जो बिहार का एरिया जो फ्लड अफेक्टेड है, लार्जली जो बारिश होता है नेपाल में, और वहां से जब हम लोग नीचे में है पानी आता है,
अब नेपाल में आपको पता है कि बहुत दिन से तय है वहाँ हाई डैम बनना। 2004 से ऑफिस खुला हुआ है डीपीआर बनने के लिए, 17 साल में डीपीआर नहीं बन पाया, बहुत कॉपरेशन नहीं है। और भारत सरकार को भी बात करना है, वो बात कर भी रहे, लेकिन बहुत प्रोग्रेस उसमें नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्योंकि वो होता तो कंट्रोल्ड वाटर आता। तो मेजर प्रॉब्लम नॉर्थ बिहार का बाढ़ का, अगर हम लोग मास्टर प्लान भी बनाएंगे तो मास्टर प्लान तो यही है कि नेपाल और बिहार दोनों का फायदा था उसमें। गुमला जिले में लगातार वज्रपात की घटनाएं सामने आ रही है। एक बार फिर घाघरा थाना क्षेत्र के टांगर शिकवार गांव में वज्रपात से एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि किरण कुमार अपने घर में चूल्हा जलाने का काम कर रही थी, तभी अचानक हुए वज्रपात में वो घायल हो गई। लगातार इलाके में वज्रपात की घटनाएं घट रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा इससे बचाव को लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैंने चूल्हा जरूरत रहे, चूल्हानी में रहे, उसके बाद में अचके पापा लगते गिर गया। पापा रहे घरे उठा के आल सुतल हमके बुलाए दिलन, हम आली तो देखा कि छुआ बेहोश हो गए। तो 4-6 आदमी जिम गया तो मन हम कहली कि नारी के तेल उल रख दे तो क्या होश हो जाए। तो कहा था कि नहीं के गोबर में लेके तूफान, तब वह ऐसे उठा के ले गया, हम कुछ कहे नहीं पाएंगे। लातेहार जिले के बारवाडीह प्रखंड के मोरवाई पंचायत अंतर्गत सेदूप ग्राम के खेल मैदान में बीते एक सप्ताह से चल रहे वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ, जिसमें फाइनल लाद पंचायत के सेरनदाग और चूल्हा में बीच खेला गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र में उम्मीदवार और अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सचिव संतोषी शेखर ने साथ साथ वरिष्ठ अतिथि के रूप में बीजेपी नमो ऐप में लोकसभा संयोजक दिलीप सिंह यादव ने शिरकत की है। समापन समारोह के दौरान लगातार बारिश के बाद भी फाइनल मैच खेल रही टीम के साथ मौजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।